Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th August 2024. Please note we can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस लेने से पहले मैं आप सबको स्वतंत्र दिवस की खूब सारी बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंजॉय कीजिए आज के दिन को, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं एंड दैट इज तालिबान सेलिब्रेटिंग 3 years इन पावर। ये जो टॉपिक है इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तालिबान जो मौजूदा टाइम में अफगानिस्तान के अंदर पावर में है, इसका सीधा सीधा रिलेशन है भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। तो जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जो टेररिज्म के केसेस देखने को मिलते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन है अफगानिस्तान और वहाँ के जो अभी रूलिंग एंटिटी है तालिबान के साथ। तो उसका पूरा हमें बैकग्राउंड समझना होगा अच्छे से, जिस कारण से हमें इंटरनल सिक्योरिटी में भी काफ़ी फायदा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ। देखिए ईयर 1979 ग्लोबल पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट रहा है। क्यों? तो आपको याद आना चाहिए हाल फिलहाल में ही हमने डिस्कस किया था अबाउट ईरानियन रिवॉल्यूशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे ईरान के अंदर एक डिक्टेटर था शाह रेजा पहलवी एंड ही मेंटेन्ड ए वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ द यूएस और कई सारे रिसोर्सेज वो ईरान के ऑयल नेचुरल गैस रिसोर्सेज यूएस को काफ़ी कंसेशनल रेट्स में दे देता था, जिस कारण से लोकल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो ईरान के लोगों ने शाह रेजा पहलवी के अगेंस्ट कर दिया रिवॉल्यूशन और इसी रिवॉल्यूशन को नाम दिया गया ईरानियन रिवॉल्यूशन। उसके बाद ईरान ने अपने आप को एक रिपब्लिक की तरह डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो ईरानियन रिवॉल्यूशन है जिसमें शाह रेजा पहलवी को हटाया गया, हु हैड वेरी गुड रिलेशंस विद द यूएस, ये एक बड़ा कारण बना ईरान और यूएस के बीच में हॉस्टिलिटी का। आज भी आपको पता है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो 1979 में ईरान और यूएस की हॉस्टिलिटी शुरू हुई। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि राइट सिंस एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू until 1991 world was in a kind of conflictual state जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और 1991 तक दुनिया एक ऐसे स्टेट में थी जिसको हम लोग कोल्ड वॉर नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस ग्रुप। यूएसएसआर स्टूड फॉर सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज व्हाइल यूएस स्टूड फॉर मार्केट लिबरल प्रिंसिपल्स। ये तो एक बेसिक सी कहानी है जो आप इकोनॉमी की क्लास में भी मुझसे पढ़ चुके हैं, राइट। तो मुद्दा ये है कि कोल्ड वॉर चल रहा था और 1979 की अगर बात की जाए तो ईरान इस कोल्ड वॉर में रिवॉल्यूशन से पहले तक यूएस के साथ था। एकाएक से ये क्रांति हुई और ईरान और यूएस के डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। तो आप कह सकते हैं कि ईरान धीरे धीरे यूएस से डाइवर्ज होते हुए, दूर जाते हुए यूएसएसआर के नज़दीक आ रहा था। ये सारे जो कंट्रीज आप देख रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर दोस डेज। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में यूएसएसआर, यहाँ पे पाकिस्तान वाज क्लोज अलाई ऑफ द यूएस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम। इसने सेंटो सियाटो पैक्ट साइन करके वो यूएस की तरफ अपना एलिजियंस बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था, जबकि भारत फॉलो कर रहा था एक स्ट्रैटेजी जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम, जिसमें हम किसी भी ब्लॉक के साथ अपने आप को कमिट नहीं कर रहे थे। बट 1971 में चूंकि इंडिया को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ना था और उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएस, तो इस कारण से इंडिया ने एक फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया यूएसएसआर के साथ 1971 में, इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप अग्रीमेंट। तो आप कह सकते हैं कि 1971 से ही इंडिया का थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन है इट वाज इन मोर इन डायरेक्शन ऑफ यूएसएसआर। तो अब ध्यान से समझिए, भारत यूएसएसआर के साथ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो यूएसएसआर के साथ और यूएसएसआर का हिस्सा थी ही। ईरान भी एंटी यूएस हो गया तो यूएसएसआर के साथ आ गया। अब बच गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को जो यूएस एलाई था, इसको अगर पूरी तरीके से आइसोलेट करना है या सैंडविच करना था
तो फिर अफगानिस्तान को भी यूएसएसआर के साथ मिलाना जरूरी था ताकि एक पूरा का पूरा एक्सिस क्रिएट हो जाए। यूएसएसआर इन द नॉर्थ, ईरान हियर इन द साउथ, इंडिया इन द ईस्ट। अगर हम अफगानिस्तान को भी यूएसएसआर के साथ मिला लेते हैं तो पाकिस्तान वुड बी आइसोलेटेड। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ यूएसएसआर लीडर्स आफ्टर ईरानियन रिवॉल्यूशन। और यही आइडिया से गाइडेड होकर के कि पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोग आइसोलेट कर देंगे, सैंडविच कर देंगे, यूएसएसआर ने फैसला किया कि दे विल इंटरवीन इन अफगानिस्तान। और 1979 में यहाँ फरवरी महीने में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और दिसंबर महीने में 1979 में यूएसएसआर इन्वेडेड इनटू अफगानिस्तान। तो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स अगर देखा जाए तो ये है अफगानिस्तान। यूएसएसआर ब्लॉक फर्स्ट इन्वेडेड इनटू अफगानिस्तान इन दिसंबर 1979। अब यूएस चुप कैसे बैठता? उसका एक इंपॉर्टेंट अलाई था पाकिस्तान एशिया के अंदर, उसको पूरी तरीके से वो सैंडविच होने कैसे देता? तो यूएस ने पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी प्रमोट कराना शुरू किया। इंसर्जेंसी का मतलब होता है आर्म्ड रेबेलियन। तो यूएसएसआर ने यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसको बैक कर रहे थे यूएसएसआर की फोर्सेस यहाँ अफगानिस्तान में आकर के। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स को, आर्म्ड रेबेल्स को प्रमोट करना शुरू किया, जिसको कहा जाता है मुजाहिदीन। दीज मुजाहिदीन्स, इनके लिए फंड, आर्म्स, एम्यूनेशन सब भेज रहा था अमेरिका, बट वाया पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान वाज इन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। अब ये वॉर चलती रही कुछ टाइम तक, लेकिन आपको पता है धीरे धीरे यूएसएसआर गॉट वीकेंड एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेटेड आल्सो इन 1991 एंड विद दिस कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। तो अफगानिस्तान से यूएसएसआर भी वापस चला गया एंड यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड आल्सो, एंडेड आल्सो। एंड द मोमेंट कोल्ड वॉर गॉट एंडेड, यूएस आल्सो लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। वो फंडिंग भेजना बंद कर दिया उसने, आर्म्स एम्यूनेशंस भेजना बंद कर दिया। अब ये जो मुजाहिदीन्स हैं और यहाँ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, ये हो गए कंफ्यूज कि अब क्या करें। इतना इनको फाइटिंग ट्रेनिंग दिया गया है, स्किल दिया गया है, इनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की कि क्यों ना इन मुजाहिदीन्स को, इन फाइटिंग इंसर्जेंट्स को, वैसे भी इनके पास स्किल है, इनको ब्रेन वॉश किया जाए, कंडीशन किया जाए, इनकी इस्लामिक रिलीजियस आइडेंटिटी को इंसाइट किया जाए, भड़काया जाए कि तुम मुसलमान हो और मुसलमानों के साथ दुनिया के अलग अलग जगहों पे इनजस्टिस हो रहा है, खासकर भारत में और भारत के भी कश्मीर में। ऐसा इनको भड़काया जाए। कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं और हिंदू हैं माइनॉरिटी में, कश्मीरी पंडित हैं, वो वहाँ पे हैं माइनॉरिटी में, बट फिर भी डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई अमाउंट ऑफ वेल्थ उन्होंने कैप्चर कर रखा है, पावर कैप्चर कर रखा है। इस तरीके की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की पाकिस्तान ने। तो कुछ इसमें से जो मुजाहिदीन्स हैं उनको वो रेडिकली कंडीशन करने में सक्सेसफुल रहा पाकिस्तान, और धीरे धीरे एक ग्रुप बनाया गया। इसी मुजाहिदीन्स में से एक ग्रुप बनाया गया जिसको पहले तो नाम दिया गया रिलीजियस स्टूडेंट ग्रुप, जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज और उसके बेसिस पे रिलीजियस टीचिंग्स को प्रमोट करेगा। ये मकसद से एक आप कह सकते हैं स्टूडेंट ग्रुप या सिविल सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया तालिबान। बट तालिबान काफी रेडिकल सा ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन बना विच टुक इस्लामिक टीचिंग इन वेरी फंडामेंटल मैनर। फंडामेंटलिस्ट लोग वो होते हैं जो ज़्यादा मतलब फीलिंग्स या दिमाग नहीं लगाते, ऐसे कह सकते हैं आप। वो रिलीजियस टीचिंग्स को बहुत ही ऑर्थोडॉक्स क्रूड तरीके से अप्लाई करेंगे। सो दे आर रिजिड सॉर्ट ऑफ पीपल, दे डोंट सी द ब्रॉडर पर्पस ऑफ रिलीजन। तो पाकिस्तान वॉज सक्सेसफुल इन टर्निंग सम ऑफ these मुजाहिदीन्स into fundamentalists radical group in line of इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक थिंकिंग। और यहीं से बना तालिबान, जो कहने को तो एक सिविल सोसाइटी है, स्टूडेंट ग्रुप है, लेकिन काफ़ी उसके एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थे। और यही तालिबानी जो फाइटर्स हैं, दे वेयर ट्रेन्ड एंड देन डाइवर्टेड टुवर्ड्स इंडिया इन ऑर्डर टू कमिट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो भारत
कि कश्मीर रीजन में इनको भेजा जाता था बॉर्डर के थ्रू, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता था और कश्मीर के अंदर आकर के टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंडक्ट करने लगे। और लोकल पॉलिटिक्स भी काफी हद तक जिम्मेदार थी कश्मीर के अंदर। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन तो था ही कि माइनॉरिटीज, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस्लाम कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में होंगे, बट माइनॉरिटी में हिंदूज, कश्मीरी पंडित थे, बट सोशली दे वेयर बेटर ऑफ। तो वो एक इंटरनल हॉस्टिलिटी या एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन तो था ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो वो तो एक लोकल कंडीशन था ही। उस लोकल जो कंडीशन था सेंस ऑफ डेप्रिवेशन का या फ्रस्ट्रेशन का, एलियनेशन का अमंग्स द लोकल मुस्लिम यूथ, उसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने और इन तालिबानी फाइटर्स को यहाँ कश्मीर के अंदर टेररिज्म प्रमोट करने के लिए मदद की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो फाइटर्स आते यहाँ पे, फिर लोकल यूथ्स जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उनको मोटिवेट करते टू टेक अप आर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। और इस तरीके से धीरे धीरे पाकिस्तान द्वारा, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुरू हुआ भारत के अंदर। पाकिस्तान 1971 का वॉर हारने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो सीधा कन्फ्रंट नहीं करेगा भारत के साथ। अब उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि आई विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब इंटरनल ट्रबल्स क्रिएट करेंगे मेनली थ्रू टेररिज्म, और वही कर रहा था पाकिस्तान विथ हेल्प ऑफ दीज तालिबानीज। उसके साथ ही साथ 1988 में ये तालिबान बनने से थोड़ा पहले ही यहाँ पे एक दूसरा लोकल ग्रुप, फंडामेंटलिस्ट लोकल ग्रुप ऑलरेडी डेवलप हो गया था, जिसका नाम था अल कायदा, जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। वो तो स्टार्टिंग से ही काफी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप था, और अल कायदा और तालिबान ने क्लोज नेक्सस डेवलप कर लिया, और फिर ये लोग लगे भारत और भारत जैसे देशों के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करने। इसका सीधा सीधा नुकसान लेकिन इंडिया को झेलना पड़ा। और यही कारण है कि 1991 से पहले आप देखोगे कि भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में, काफी शांति बनी थी। कोई ऐसा कोई मेजर इश्यूज था नहीं टेररिज्म का। एकाएक से टेररिज्म स्पाइक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट कोल्ड वॉर। उसके पीछे कोल्ड वॉर डायनेमिक जिम्मेदार है, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया जिम्मेदार है, और अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। तो राइज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया पोस्ट 1991, इसमें पहला कारण है मुजाहिदीन स्पिल ओवर। ये जो मुजाहिदीन अफगानिस्तान के हैं, नाउ दे वेयर बीइंग सेंट इनटू इंडिया टू कंडक्ट टेरर एक्टिविटीज, एंड पाकिस्तान्स अप्रोच ऑफ गोइंग फॉर प्रॉक्सी वॉरफेयर। प्रॉक्सी वॉरफेयर, देखिए मैंने आपको कई दफा कहा है कि हर एक सब्जेक्ट के अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस की भी आप टर्मिनोलॉजीज को सीखिए। मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो मैं इसको ऐसे हेडिंग दे करके बोल्ड और अंडरलाइन करके देता हूं। तो प्रॉक्सी वॉरफेयर वेयर अ स्टेट एक्टर, मतलब एक सरकार सीधा सीधा दूसरे देश के साथ कन्फ्रंटेशन करने के बजाय किसी नॉन स्टेट एक्टर को, जैसे टेरर ग्रुप्स को, जब सपोर्ट करती है इनडायरेक्टली टू कंडक्ट कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट द अदर स्टेट, तो इस तरीके के कन्फ्रंटेशन को कहा जाता है प्रॉक्सी वॉरफेयर। जैसे आपका दोस्त आपके जगह पे जब अटेंडेंस लगाता है तो आप क्या कहते हैं कि प्रॉक्सी लगाया उसने, राइट? वैसे ही पाकिस्तान के जगह पे अगर तालिबानी लड़ रहे हैं तो क्या कहा जाएगा इसको? प्रॉक्सी वॉरफेयर। स्टेट एक्टर्स सपोर्टिंग फ्रॉम बैकग्राउंड नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर इन दिस केस इज तालिबान। तो प्रॉक्सी वॉरफेयर शुरू कराया पाकिस्तान ने। प्रॉक्सी वॉरफेयर से फायदा क्या होता है कि इंटरनेशनल कंडेमिनेशन से भी आप बच जाएंगे, जो देश टेररिज्म प्रमोट करता है। दूसरा, लो कॉस्ट भी है, इसमें सीधा सीधा कोई डैमेज भी नहीं है। इंडिया के अंदर टेररिज्म के केसेस 1991 से लेकर के साल 2001 तक में बहुत बढ़ गए। कई सारे केसेस हुए। 1993 में बॉम्बिंग हुई कश्मीर के अंदर, कश्मीरी जो पंडित्स हैं उनके अगेंस्ट अट्रोसिटीज हुई। ये सब तो हुआ ही। एक मेजर इवेंट हुआ था 1999 में। एक प्लेन, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन चला काठमांडू से, उसको आना था दिल्ली, उसको हाईजैक कर लिया टेररिस्ट ग्रुप्स ने, और वो प्लेन लेकर के गए वो कांधार में इन अफगानिस्तान। वहां पे लगभग 10 दिन तक ये प्लेन हाईजैक करके रखा गया, पैसेंजर्स को हाईजैक करके रखा गया, और हाईजैकर्स ने डिमांड किया कि ये 3 टेररिस्ट्स, मसूद अजहर, उमर सईद
और मुश्ताक अहमद जारगर, इनको रिलीज किया जाए। भारत सरकार ने काफी सोच विचार करने के बाद फैसला किया कि पैसेंजर्स के सेफ रिटर्न के बदले में इन 3 टेररिस्ट को रिलीज किया जाएगा। ये 3 टेररिस्ट अभी भी एक्टिव हैं, खासकर मसूद अजहर की बात की जाए तो, और आज भी इंडिया के लिए टेरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल वापस से आपको पता चल ही रहा होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज अगेन और ऑन द स्पाइक। आज भी एक ऐसी खबर आई है पहले पेज पे, कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी ही वाज मार्टायर्ड। तो ये आप सोचिए रूट्स कहाँ से आ रहे हैं टेररिज्म के भारत में। रूट्स आ रहे हैं कोल्ड वॉर से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान की पॉलिसी से, कश्मीर के अंदर टेररिज्म। और भारत ने ये इशू इंटरनेशनल फोरम्स में बार बार रेज किया 1990s में कि टेररिज्म इज गोइंग टू बी ए बिग थ्रेट फॉर ओवरऑल ग्लोबल कम्युनिटी, और ग्लोबल कम्युनिटी को मिल करके टेरर रिलेटेड कोई कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहिए। 1996 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रपोजल भी रखा कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT, और इसकी मदद से टेरर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उसके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए ताकि इंटरनेशनल टेररिज्म को हम लोग कर्ब कर पाए। लेकिन दुनिया के कई सारे देश, स्पेशली यूएस, ब्लॉक्ड सच प्रपोजल बाय इंडिया। अमेरिका को लगता था कि इंडिया जैसे देशों को अगर टेररिज्म के कारण प्रॉब्लम है तो अच्छा ही है, इनके ग्रोथ को कर्व किया जा सकेगा, एंड दे वुड नेवर बी एबल टू चैलेंज अमेरिका सुप्रीमेसी इन एनी वे। अमेरिका को हमेशा से ऐसा लगता था कि इट इज जोग्राफिकली प्रोटेक्टेड बाय ओशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स टेरिटरी, एंड दैट इज व्हाई इट हैज नो थ्रेट ऑफ टेरर अटैक ऑन इट्स ओन सॉइल। और जो नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मेक्सिको जैसे देश हैं, दे आर असिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू यूएस माइट, चाहे वो इकोनॉमिक माइट हो या फिर मिलिट्री माइट हो। इस कारण से दे कैन नेवर सपोर्ट टेररिज्म अगेंस्ट यूएस। तो अमेरिका फेल्ट लाइक इट इज फ्री फ्रॉम टेररिज्म। सो अमेरिका इसी कारण से टेररिज्म को सीरियसली नहीं लेता था, रादर इट सॉ टेररिज्म एज ए टूल टू कर्ब डाउन ग्रोथ ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। तो अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, ये आतंकवादी नहीं हैं, ये तो क्रांतिकारी हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। बट जब आप गलत चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इट विल कम बैक टू यू अगेन, राइट? सम वे इट कैन बी कंसिडर्ड एज लॉ ऑफ कर्मा। आपको पता है कि 9/11 को, यानी कि 11 सितंबर को इन ईयर 2001, अल कायदा ग्रुप जो तालिबान के साथ नेक्सस में काम कर रहा था, इट अटैक्ड ऑन यूएस ऑल्सो। ट्विन टावर पे अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पे अटैक हुआ। 2 ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी अमेरिका की, कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उस पे प्लेन के थ्रू अटैक किया गया। और ओसामा बिन लादेन के जब उसके बाद से जब इसकी चर्चा होनी शुरू हुई इस 9/11 अटैक के बाद, तो रियलाइजेशन हुआ कि ओसामा बिन लादेन जो ग्रुप चला रहा है अल कायदा, उसके लिए मेन जो थ्रेट या मेन जो ओपोनेंट है वो भारत जैसे देश नहीं है। उसके लिए जो मेन ओपोनेंट है वो अमेरिका या बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनके तौर तरीके जो हैं, कल्चरल स्टाइल्स, सिविलाइजेशनल मेथड्स आर एंटागोनिस्टिक टू रेडिकल इस्लाम। तो ओसामा बिन लादेन ने जिस तरह की टेरर ग्रुप बनाई थी, उसका मुख्य मकसद सिर्फ पावर गेन करना नहीं, उसका कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनल या आइडियोलॉजिकल पर्पस था। और इस पर्पस से गाइडेड होकर के उसने अटैक कर दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स अब याद कर सकेंगे एक थिंकर का नाम, इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरिस्ट का नाम सैमुअल पी हंटिंगटन। He had given the concept of class of civilization, which became very prominent after this 9/11 attack. Let's come back to this discussion. तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ तो देन यूएस स्टार्टेड टू गो आफ्टर ओसामा। यूएस डिसाइडेड कि हम लोग अल कायदा को खत्म करेंगे। तो यूएस ने पहले तालिबान को वार्निंग सी दी कि आप अल कायदा के साथ प्रॉक्सिमिटी अपनी खत्म करें और ओसामा बिन लादेन को हमें हैंड ओवर करें। बट तालिबान तो वाज एक्टिंग इन क्लोज नेक्सस विद अल कायदा इन अफगानिस्तान। दोनों मिलकर के भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट कर रहे थे, और उनके छोटे मोटे ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, वो सब भी इसके साथ नेक्सस में काम कर रहे थे। तालिबान रिफ्यूज टू हैंड ओवर ओसामा। फिर अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचा? अमेरिका को तो अपनी रेपुटेशन भी बचानी थी एज ए ग्लोबल पुलिस,
अमेरिका ने 1991 के बाद से अपना एक स्टेचर डेवलप कर लिया था कि देखिए अब तो यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया है, वर्ल्ड इज नाउ यूनिपोलर एंड यूएस डेवलप्ड इट्स स्टेज और स्टेटस लाइक अ ग्लोबल हेजेमन या ग्लोबल पुलिस कि हम ही हैं पूरे दुनिया को सुरक्षा देने वाले। और उसी के देश में अटैक हो गया तो रेपुटेशन का भी सवाल था। ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करते हुए हंट करने के लिए अमेरिकी फोर्सेस पहुंचे अफगानिस्तान। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड। और स्टार्टिंग में तो अमेरिकी फोर्सेस जब पहुंचे अफगानिस्तान के सॉइल पे तो नेचुरल सी बात है कि तालिबान को बड़ा झटका मिला। धीरे 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 लगभग तालिबान को खत्म ही कर दिया गया। कहीं कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स में तालिबान बचा, but otherwise most of the areas were recovered by American forces and Taliban was forced into the periphery। और सारे एरियाज को रिकैप्चर करके तालिबान को लगभग ख़त्म करके और फिर वहाँ पे अमेरिका के सोल्जर्स ने, अमेरिकी फोर्सेस ने डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनवाई। वहाँ के लोकल जो आर्मी है, अफगानिस्तान की आर्मी, उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया विथ एम कि एक फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के बाद जिसकी अपनी एक प्रॉपर ट्रेंड आर्मी होगी, वो बनाने के बाद हम वापस जाएंगे और तालिबान दोबारा से कभी पावर में नहीं आ पाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे डेमोक्रेसी, मिलिट्री, इकोनॉमी को स्टैब्लिश करेंगे। इन द मीन वाइल ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो लेटर ऑन कैप्चर्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पकड़ा गया, वो तो अलग कहानी है। तो ओसामा बिन लादेन की कहानी तो खत्म हो गई। बट तालिबान को भी काफ़ी हद तक द अमेरिकन सोल्जर्स वेर कैपेबल ऑफ कीपिंग देम एट बे टू ग्रेट एक्सटेंट जब तक वो वहाँ थे। बट लगभग 20 साल बीत गए और 2020 से ही जब डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू पावर, तो अब ही केम इनटू पावर इन 2016 ओनली, तो तभी से एक बात शुरू हो गई थी कि अब हमें धीरे धीरे अपने फोर्सेस को वहाँ से वापस लाना होगा। अमेरिका ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड कि अब हमें अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को वापस लाना होगा क्योंकि वहाँ पे कैजुअलिटीज भी हैं और कॉस्ट ऑफ दिस वॉरफेयर वाज आल्सो हाई। अब वहाँ पे काफ़ी हद तक एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट भी आ गई थी। तो अमेरिका वांटेड टू नाउ विड्रॉ इट्स सोल्जर्स और धीरे धीरे फेज तरीके से अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ करना शुरू किया अमेरिका ने। और वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 2021 में जैसे जैसे अमेरिकी सोल्जर्स विड्रॉ करने लगे और अमेरिका के सोल्जर्स की संख्या कम होने लगी, तालिबान वापस से रिवाइव होने लगा। और एकाएक से, आज का दिन है 15 अगस्त, 3 साल पहले एग्जैक्टली, एकाएक से तालिबान मतलब पूरे मोमेंटम के साथ वापस इट केम इनटू पावर और लगभग पूरे अफगानिस्तान को उसने दोबारा से रीगेन कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। जो लास्ट जो बैच बचा था अमेरिकी सोल्जर्स का, दे ऑल्सो लेफ्ट इन हरी और तालिबान फिर से पूरे अफगानिस्तान में पावर में आ गया। तो मुद्दा यह है कि 20 साल का काम जो है वो खराब हो गया। अमेरिका का चलिए एक काम तो पूरा हुआ, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पकड़ा, मारा, बट तालिबान को वो ख़त्म नहीं कर पाए। और जैसे अभी के टाइम में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को एकाएक से देश छोड़ करके भागना पड़ा, वैसे ही उस टाइम के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी हैड टू लीव कंट्री ऑल ऑफ सडन, फ्ली कंट्री ऑल ऑफ सडन एंड तालिबान केम इनटू पावर। और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तालिबान सेलिब्रेटिंग 3 इयर्स इन पावर। इसी को कभी कभार कहा जाता है रिटर्न ऑफ तालिबान या तालिबान 2.0, क्योंकि पहले तालिबान वाज इन पावर टिल 2001, फिर अमेरिकी सोल्जर्स आए तो 2001 तक को कहा जाएगा तालिबान 1.0 एंड नाउ तालिबान 2.0। अभी भारत की जो अप्रोच थी वो कुछ हद तक तो उसको सेटबैक मिला। इंडिया ने अमेरिका की तरह ही सोचा था कि अब तो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार रहेगी, उसके साथ हमें अपने नेक्सस को स्ट्रांग रखना है। तो इंडिया ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को खूब बैक किया। वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए, जैसे डैम बनाया जिसका नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईवेज बनाए, जरांज देलाराम हाईवे, उनका खुद का पार्लियामेंट इंडिया ने कंस्ट्रक्ट कराया $90 मिलियन दे करके। तो ये सब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर के आए इन ऑर्डर टू डेवलप अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ
the democratically elected government of Afghanistan. But revival of Taliban, and it was a setback for India. Now threat for India is कि there might be the beginning of cross-border terrorism in Jammu and Kashmir again. एंड टू सम एक्सटेंट यू कैन से कि ये जो मौजूदा राइज है उसको उससे लिंक करके देखा जा सकता है, बट इसको लेकर के अभी कोई कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं. नाउ अगेन विथ रिवाइवल ऑफ तालिबान देर इज एन एडवांटेज टू चाइना एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान ट्रेडिशनली हैज बीन मेंटेनिंग गुड टाइज विद द तालिबानी फोर्सेज व्हाइल इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान. और पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल वेदर फ्रेंड एंड आर एंटी इंडिया. इसी कारण से चाइना और पाकिस्तान को एडवांटेज है इन अफगानिस्तान विथ रिटर्न ऑफ तालिबान. भारत सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, ये जो किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को आप देख रहे हैं, इनके साथ भारत कनेक्टिविटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. रोड कनेक्टिविटी थ्रू INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दैट अल्टीमेटली विल कनेक्ट इंडिया टू रसिया. अब ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो अंडर जियोपार्डी, अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ रिवाइवल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान. एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया एक पाइपलाइन बिछा रहा था, तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, शॉर्ट में तापी. दैट pipeline project has also been now delayed because of revival of तालिबान इन अफगानिस्तान. और भारत के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए, पैसा खर्च हुआ हमारा, इसी होप में तो किया हमने कि हमारा सॉफ्ट पावर वहाँ डेवलप होगा, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके साथ हमारा नेक्सस स्ट्रांग होगा, तो हम पाकिस्तान को कुछ हद तक सैंडविच कर पाएंगे बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया. बट ये सारी स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी हद तक हमारी फेल हो गई. तो मुद्दा यह है कि इंडिया वॉज बैकिंग अफगानिस्तान democratic government. Pakistan was maintaining nexus with Taliban with the hope of promoting cross-border terrorism in India. Revival of Taliban has been a kind of setback for India, and that is why now India needs to recalibrate its stand with respect to Taliban या its Afghanistan policy. बट एक अच्छी बात ये जरूर है कि ये जो तालिबान दोबारा पावर में लौट करके आया है, तो इस बार वो इतना बारबेरिक, ऑर्थोडॉक्स, रेडिकल तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है. इट इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक ए सिविलाइज्ड स्टेट. और इस कारण से इट इज पॉसिबल फॉर इंडिया टू नाउ अगेन रीडेवलप इट्स टाइज विथ अफगानिस्तान इवन व्हेन तालिबान इज इन पावर देयर. तो ये है तालिबान की कहानी, 3 years ऑफ तालिबान इन पावर, तालिबान 2.0. इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टेररिज्म से रिलेटेड यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था 2021 में. काफी डायनेमिक क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे आंसर समझ आ जाएगा. जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स अब आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार आंसर पढ़ लीजिएगा. रैट्स के बारे में मैंने एससीओ में बताया है आपको. तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे एड्रेस करें, कैसे लिखें. एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है. देखिए, आंसर लिखने के लिए कंटेंट होना होगा. अलग अलग जगहों पे जो हम कंटेंट डेली जो न्यूज़पेपर एनालिसिस में और क्लासरूम में जो कंटेंट डेवलप करते हैं, उसको एक साथ लाने की कैपेबिलिटी होती है आंसर राइटिंग स्किल. जैसे किसी दिन मैंने आपको हूतीस के बारे में बताया येमेन में, आज अलकायदा के बारे में बता दिया, एक दिन हराका अल यकीन इन म्यांमार बताया था बाय रोहिंग्यास. अब ये सारे नॉलेज को एक साथ लाना होगा. अभी आप किसी दिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की, रैट्स एट एससीओ, रीजनल एंटी टेरर स्क्वाड एट एससीओ, उसकी बात की हमने. आज सीसीआईटी की बात की, एक दिन एफएटीएफ की बात की थी. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसमें, या कोई से भी सवाल है, सीधी सी बात है, ऐसे आप सीधा सीधा मुझसे पूछोगे कि सर हाउ टू एड्रेस सच क्वेश्चन, आई वॉन्ट बी. विदाउट कंटेंट यू कांट राइट आंसर्स. एंड कंटेंट के लिए यू विल हैव टू स्टडी ऑन डेली बेसिस, यू विल हैव टू रिवाइज थिंग्स ऑन डेली बेसिस. राइट. अब यही आंसर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे कंटेंट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ 5-6 months, और उसी का एक जगह इस्तेमाल करके आंसर लिख करके दे दिया है. एक दिन बताया था भारतीय न्याय संहिता में अब टेरर को लेकर के अलग से प्रोविजन है, बताया था. एनएसजी के बारे में कल ही बताया मैंने कि स्पेशल फोर्सेज टू डील विद टेररिज्म. तो ये सारी चीजें, सारा ज्ञान एक साथ अप्लाई कर देने से एक अच्छा आंसर बन जाता है. कंटेंट तो चाहिए, ठीक है, इसके लिए पढ़ना और रिवीजन जरूरी है. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेंट मार्टिन्स आइलैंड. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू.
देखिए, बांग्लादेश का ये आइलैंड है सेंट मार्टिन्स आइलैंड विच इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो बिल्कुल द सदर्न टिप ऑफ बांग्लादेश के लोकेटेड है। तो ये कोरल आइलैंड है। यहाँ पे कोई खास नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस वगैरह तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये कोरल आइलैंड है, द सदर्न टिप ऑफ बांग्लादेश। ये आइलैंड डिस्प्यूटेड भी है बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। एकाएक से सेंट मार्टिन आइलैंड न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, वैसे तो इसको अभी तक सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सका है, खबरें आ रही हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन आइलैंड उनसे डिमांड किया था कि आप ये आइलैंड हमें दे दें। उनका ऐसा कहना है, ऐसा रिपोर्ट्स है कि अगर मैं ये सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे देती तो ये जो कू हुआ है उनके अगेंस्ट इन बांग्लादेश, वो नहीं होता, वो अभी भी पावर में बनी रहती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो भी टर्मोइल बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, इट इज नॉट एन इंटरनल मैटर, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पावरफुल कंट्री माइल्स अवे, एंड विच इज अमेरिका इन दिस केस। तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के जो स्टेटमेंट आ रहा है, एलिजिड स्टेटमेंट फ्रॉम बांग्लादेश, फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इट रिमाइंड्स अस कि हाउ पावरफुल कंट्रीज infringe territorial sovereignty and integrity of other countries in order to support their own vested interest। तो एथिक्स पेपर में, जीएस पेपर 4 में आप देखेंगे कि चैप्टर 7 वाला लास्ट चैप्टर में बात की गई, आई एम सो सॉरी, चैप्टर 6 में बात की गई है एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वहां पे इन सब छोटी छोटी करंट एग्जांपल्स का आपको इस्तेमाल करना है कि हाउ powerful countries misuse their power in order to support their own selfish vested interest, recently seen in case of Bangladesh। Allegedly, Bangladesh Prime Minister says that so-called political turmoil in Bangladesh was not an internal one, it was manufactured by a powerful country, US, reflecting कि territorial integrity of Bangladesh has been violated। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो टॉपिक है ना सेंट मार्टिन आइलैंड, इस पे सीधा सीधा मेंस में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसका कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में या जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में। 3 मोर रामसर साइट्स इन इंडिया, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो रामसर साइट्स आर बेसिकली वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोई सा भी ऐसा इकोसिस्टम जहां का वाटर टेबल जो है वो लगभग लगभग सरफेस तक रहता है, वैसे एरिया को कहा जाएगा वेटलैंड्स। मतलब जहां पे अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो पानी लग जाए, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है। कहीं से भी अगर फ्लड का थोड़ा भी पानी आ जाए तो वाटर लॉगिंग हो जाए। सच इकोसिस्टम्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर परमानेंटली या सीजनली आर नोन एज वेटलैंड्स। और अगर ऊपर ऊपर से पानी नहीं भी दिख रहा है तब भी वाटर टेबल बिल्कुल ग्राउंड सरफेस के आसपास तक होगा, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है वेटलैंड की। मतलब वहां का जो सॉइल होगा इट रिमेन्स कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर, एंड फॉर दैट रीजन इट सपोर्ट्स अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ floras, and when there will be diversity in floras then there will be diversity in faunas also, and that is the significance of wetland, it supports a rich biodiversity। दूसरा, अगर वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस देखा जाए तो दे ऑल्सो एक्ट एज फिल्टर फॉर ग्राउंड वाटर। जैसे फिल्टर क्या करता है, इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर देता है और क्लीन वाटर को अलग कर देता है, वैसे ही ये जो वेटलैंड्स हैं ये इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करके और क्लीन वाटर को ही नीचे परकोलेट करने देते हैं इन ग्राउंड वाटर, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स वेटलैंड्स आर आल्सो नोन एज किडनीज ऑफ द अर्थ। वेटलैंड्स हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑल्सो, फिशरीज को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है, प्लस फ्लड कंट्रोल में भी वेटलैंड्स आर वेरी यूजफुल। क्योंकि वेटलैंड्स कैसा है, एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, जो कहीं से भी अगर एक्सेसिव कहीं रेनफॉल हो गया तो फ्लैश फ्लड को अवॉइड करने में मदद करता है, वो पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी जो पिछले वीक गुवाहाटी के अंदर फ्लैश फ्लड आया था उसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हम लोग धीरे धीरे वेटलैंड्स को
जो डंपिंग ग्राउंड बनाते जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने गार्बेजेस को डंप कर रहे हैं, जिस कारण से वेटलैंड्स आर डाइंग। और वो कारण है कि जब भी बारिश हो रही है तो पानी इकट्ठा हो जा रहा है, बिकॉज वेटलैंड्स आर नाउ नो लॉन्गर एबल टू एब्जॉर्ब excessive water created during such a flash rain and that is converting into flash flood। अच्छा, ओशन कोस्ट के आसपास पे भी वेटलैंड्स हो सकते हैं, बट उसके लिए टेक्निकल क्लासिफिकेशन है कि द डेप्थ शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर्स एट लो टाइड। उस तरह के एरियाज को कहा जाएगा वेटलैंड इवन एट द ओशन कोस्ट। अब वेटलैंड्स का सिग्निफिकेंस तो हम समझ गए, तो वेटलैंड्स को वर्ल्ड वाइड कंजर्व करने के लिए और उनके कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया गया साल 1971 में, जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। रामसार इज ए सिटी लोकेटेड इन ईरान। It was signed on 2nd February 1971. That is why 2nd February is celebrated worldwide as World Wetland Day। ये जो कन्वेंशन है ये कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तो नहीं है, नाइदर इट इज पार्ट ऑफ यूएन या यूनेस्को कन्वेंशन। येट इसको साइन करने से फायदा ये होता है कि दुनिया भर के जो देश इसके मेंबर हैं वो आपस में वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करते हैं। हाउ टू बिकम ए मेंबर, तो किसी भी देश को अगर रामसर कन्वेंशन का मेंबर बनना है तो अपने देश के किसी न किसी एक वेटलैंड को रामसर वेटलैंड साइट्स के अंदर रजिस्टर कराना होगा। और रामसर साइट में अपने वेटलैंड को रजिस्टर कराने के लिए 9 में से किसी एक क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। तो देयर आर सेवरल क्राइटेरियाज की वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करता हो, फिर फिशेस के बहुत सारी डाइवर्सिटी हो, इस तरह के 9 क्राइटेरिया हैं। उनको डिटेल में नहीं रखना है, बट 9 में से किसी भी अगर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप रामसर साइट उस वेटलैंड को डिक्लेयर करा सकते हैं। और किसी भी देश का अगर एक भी वेटलैंड अगर रामसर साइट लिस्ट में है तो दैट कंट्री कैन बी पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड का हिस्सा होने से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा फंड मिलेगा वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। बट हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होंगे और धीरे धीरे उस वेटलैंड का इंटरनेशनल स्टेचर बढ़ेगा, तो टूरिज्म में फायदा हो सकता है। भारत में आए तो आपके टूरिस्ट गाइड्स बता सकते हैं कि ये वाला जो वेटलैंड है ये रामसर साइट है। तो दुनिया भर में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं वो हैं यूके के अंदर 175, उसके बाद मेक्सिको में। एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो है एरिया वाइज बोलीविया में। सबसे ज़्यादा एरिया वेटलैंड्स का बोलीविया के अंदर है। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में भारत सरकार ने 3 और नए वेटलैंड्स रामसर साइट में इंक्लूड करा दिए हैं। और इसके साथ ही भारत के टोटल 85 वेटलैंड्स अब रामसर साइट्स में हैं। वो जो 3 वेटलैंड्स रामसर साइट में इंक्लूड कराए गए हैं वो है नंजयन बर्ड सेंचुरी एंड कुजुवेली बर्ड सेंचुरी फ्रॉम तमिलनाडु एंड तवा रिजर्वायर फ्रॉम मध्य प्रदेश। कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स देखा जाए तो इंडिया हैज बीन सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन राइट सिंस 1971। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो तमिलनाडु हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स विथ 18 साइट्स इन द स्टेट। आसाम के अंदर देयर इज जस्ट 1 रामसर साइट दैट इज डिपोर बिल। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बात की जाए तो 4 रामसर साइट हैं डिपोर बिल के अलावा लोकटक लेक इन मणिपुर, पाला वेटलैंड इन मिजोरम एंड रुद्रसागर इन त्रिपुरा। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हर घर तिरंगा कैंपेन। ये कैंपेन 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जिसका लक्ष्य है कि हर एक परिवार को इनकरेज किया जाए, हर एक घर को इनकरेज किया जाए कि वो अपने अपने घरों पे झंडा फहराएं एटलीस्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इससे फायदे क्या होंगे? हर घर तिरंगा कैंपेन का फायदा ये होगा कि पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो स्ट्रांग होगी। उसके अलावा हर घर तिरंगा कैंपेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, मतलब हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल से लेकर के 100 साल तक जब पूरे होंगे उसके लिए हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया है। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। उम्मीद है कि 20 करोड़ नेशनल फ्लैग्स बिकेंगे ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। तो उससे फ्लैग मेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी सपोर्ट मिलेगा। मास स्केल पे जब फ्लैग बिकेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। हर घर तिरंगा कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्लैग कोड में भी थोड़ा सा बदलाव लाया गया है ताकि हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो मास कैंपेन बन पाए।
तो फ्लैग कोड क्या है वो जरा समझते हैं। देखिए, भारत के, हमारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट एम्बलम्स साइंस हैं, इंक्लूडिंग आवर नेशनल फ्लैग, उनकी डिग्निटी बनी रहे, उनको रेस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जाता रहे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज या कोड्स हैं। उसमें से है द एम्बलम एंड नेम्स एक्ट ऑफ 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 2002। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको इसीलिए लाया गया ताकि हमारे देश के जो झंडे का, तिरंगे का अपमान कोई ना करे, हमेशा उसको डिग्निटी और ऑनर के साथ ही ट्रीट किया जा सके। इसके लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्लियर कट बताया गया कि क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, डूज एंड डू नॉट्स while having any kind of interaction with the tricolor। तो इसमें कैसा है, 2002 में तो लाया गया ये, बट 2021 तक नियम ये था कि फ्लैग्स या फ्लैग ऑफ इंडिया विल बी मेड ओनली ऑफ हैंड वूवन खादी। हाथ से ही बनाया हुआ फ्लैग आप झंडे की तरह इस्तेमाल करेंगे, आप फहराएंगे, और खादी का बना होना चाहिए। तो तिरंगा बस हाथों से बना हुआ खादी का होना चाहिए। बट इस कारण से ये फिर हर घर तिरंगा कैंपेन तो सक्सेसफुल हो नहीं पाता, क्योंकि हाथों से कितने झंडे बनेंगे, 20 करोड़ का गोल कैसे पूरा हो पाता। तो फिर फ्लैग कोड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाया गया और बोला गया कि हैंड स्पन के अलावा हैंड वुवन, मशीन मेड और खादी के अलावा कॉटन, पॉलिएस्टर, वुल या सिल्क का भी झंडा चलेगा। बस शर्त यह है कि झंडे के साथ हमेशा ही आपको डिग्निटी और ऑनर के साथ बिहेव करना है। झंडे का जो तिरंगा का जो 3 कलर है, उसके तीनों कलर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बताया था। अशोक चक्र जो है वो हमारे लाइफ और उसके मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। साफरन कलर रिफ्लेक्ट्स थोड़ा सा वैराग्य को, डिसइंटरेस्टेडनेस, रिनंसिएशन। व्हाइट जो है वो ट्रूथफुलनेस को रिफ्लेक्ट करता है, और ग्रीन कलर जो है हमारे देश की धरती और इकोसिस्टम को और एग्रीकल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, एंड मास इंटरेक्शन विथ द प्लैनेट। अगर झंडे के तिरंगे के हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले माना जाता है कि नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था ऑन 7 अगस्त 1906 इन कोलकाता। उस टाइम में तिरंगे का कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन था, रिफ्लेक्शन था। ये 3 स्ट्राइप्स थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। बाद में 1921 में फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने एक बेसिक डिजाइन झंडे के लिए प्रपोज किया हमारे देश के लिए, जिसमें व्हाइट, रेड एंड ग्रीन बैंड्स थे, ऐसा कुछ। धीरे धीरे उसमें बदलाव होते गए और अल्टीमेटली 1931 में एक ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया एट कांग्रेस कमेटी। तिरंगा जो मौजूदा तिरंगा है वो अडॉप्ट किया गया 1931 में एट कांग्रेस कमेटी कराची। बाद में 1947 में फाइनली हमारा ये झंडा तिरंगा विद अशोक चक्र अडॉप्ट किया गया। तो ये है झंडे को लेकर के हिस्ट्री। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इस सवाल का जवाब होगा एंगुलर मोमेंटम, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड में दोनों स्टेटमेंट सही है। इन्वेसिव स्पीसीज से रिलेटेड ऑप्शन सी इज करेक्ट। CAPF वाला जो प्रश्न था उसमें सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये आसाम राइफल जो है वो चाइना बॉर्डर को गार्ड नहीं करती है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।